तो आइए फिर से आपका स्वागत है एक बार इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक की नेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, ठीक है। और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कई सारे की नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि की नेशनल इंस्टीट्यूशन से हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है, कि की नेशनल इंस्टीट्यूशन का असल में क्या मतलब है। तो अगर यहाँ पे दो लोग हैं, एक मैं और एक आप, ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि आप की नेशनल इंस्टीट्यूशन से क्या समझते हैं और नेशनल इंस्टीट्यूशन से, तो आप कैसे उसको बता सकते हैं, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन और बाकी एडमिनिस्ट्रेशंस में क्या डिफरेंस आप कैसे मुझे बता पाएंगे। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है यहाँ पे, वो है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनके पास या तो कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल बैकिंग होती है, और आप कह सकते हो कि ये होती है आपकी स्टैच्यूटरी बॉडी। और इसका क्या मतलब हुआ? स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि ये आपके बेसिकली, या कहें कि इनके पास खुद के लॉज होते हैं और रूल्स होते हैं, ऑलराइट। इनके खुद के रूल्स एंड लॉज होते हैं, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी। दूसरी चीज, इनके जो रोल्स हैं वो ऑफिशियली डिसाइडेड होते हैं, ठीक है, कंट्रीज के लॉज एंड स्टैट्यूट्स के अकॉर्डिंग। जिसका मतलब हुआ कि अगर हम दो इंस्टीट्यूशंस की बात करें और ए और बी की, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ए का जो वर्क है वो बी से अलग होगा, ठीक है। और आप कह सकते हो कि इन दोनों का जो वर्क है वो क्लियरली डिफाइन होता है। अगर ए का कार्य ये है तो बी का कार्य दूसरा ही होगा, ऑलराइट। थर्ड पॉइंट ये है कि इनका मतलब होता है इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल, ठीक है। ये ज्यादातर इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं ताकि ये वर्क कर पाए बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन और उसके लोगों के लिए, ठीक है। तो हमने क्या समझा यहाँ पे कि पहली चीज कि ये होते हैं आपके स्टैच्यूटरी बॉडी, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सेकंड थिंग है यहाँ पे जो हमने यहाँ सीखी कि क्लैरिटी रोल्स में होगी इनके, जिसका मतलब हुआ कि इनका जो एक्ट है या जो भी लीगल फोर्स है जिसके थ्रू ये स्टैब्लिश हुए हैं वो उन्हें डिफाइन करेंगे कि क्या इनके रूल्स हैं और क्या इन्हें करना है, ऑलराइट। थर्ड पॉइंट ये है कि इनकी होती है इंडिपेंडेंसी, क्योंकि हम इनको पावर्स देते हैं तो ये, या कहें कि इनका खुद का रूल्स होता है, इनके रूल्स क्लियर डिफाइंड होते हैं। तो थर्ड पॉइंट ये है कि इनकी इंडिपेंडेंसी इंश्योर की जाती है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर इनके पास कंट्रोल होगा अपना, आउटसाइडर्स का नहीं होगा, तो ये आसानी से कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके तीन मेन पॉइंट जो हमने यहाँ पे देखे हैं इस पैराग्राफ से, ऑलराइट। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इन ये क्रिटिकल होते हैं एंश्योर करने में कि कंट्री की जो गवर्नेंस है वो अच्छे से फेयर, जस्ट और एफिशिएंट मैनर में कैरी आउट हो, ठीक है। ये ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं सिटीजन्स के अंदर, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं एक चीज कि अगर दो मेन पार्टीज हैं ए और बी, ठीक है, ए जो है गवर्नमेंट, ठीक है, बी जो है सिटीजन है, ठीक है। ये जो सिटीजन है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट को चुनने के लिए। गवर्नमेंट फिर रिस्पॉन्सिबल होती है इन सिटीजन को गवर्न करने में और मेंटेन करने में, ठीक है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि 5 साल है इंडिया के लिए, ऑलराइट। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस पे देखें गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कई सारी ब्रांचेस होती हैं या चीजें होती हैं। तो एक सिटीजन जो है वो कैसे इंश्योर कर सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो उनके डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रही है, ये एक मेन क्वेश्चन है। तो इसीलिए टाइम टू टाइम हमने क्या करा, हमने कुछ इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया जो कि पावर्स के साथ में ग्रांटेड थे, ठीक है, जो गवर्नमेंट को डायरेक्टली ओवरलुक करते हैं या गवर्नमेंट के कार्य को ओवरलुक करते हैं, ताकि जो सिटीजन्स हैं उनको ट्रस्ट हो सके कि चीजें कैसे हो रही है, ठीक है, और गवर्नमेंट उनके लिए क्या कार्य कर सकती है, ऑलराइट। या फिर आप कहें जो पॉजिटिव अप्रोच है गवर्नमेंट की वो सिटीजन के लिए बनी रहे, ठीक है।
तो पहला हमारे पास है की नेशनल इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ठीक है, तो कई टाइम हमने इसको ईडी के तौर पे भी देखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, तो आपने सुना होगा इसके बारे में। अगर आप करंट अफेयर्स देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, टीवी चैनल देखते हैं, तो कई बार आपने इसके बारे में सुना होगा ईडी के बारे में। ठीक है, ईडी जो है वो समन करती है किसी को, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करती है, कई सारी चीज़ों का आपने सुना होगा। तो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट जो है, या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो बेसिकली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है इंडिया में, जो कि ऑपरेट करती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। ठीक है, तो हमें क्या मिला यहाँ से, हमें पता चला ये इंस्टीट्यूशन है जो कि पर्टिकुलर डिजाइन है लॉ एनफोर्समेंट के लिए। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कुछ लॉज हैं जो कि डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट के अंडर आते हैं इंप्लीमेंट होने के लिए। और ईडी जो है, इसकी जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो है आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ओके, और रिस्पॉन्सिबल होता है एनफोर्सिंग टू की एक्ट्स जो कि हैं आपके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है, और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, एक है फैमा और दूसरा है 1999 का फैमा, और दूसरा है पीएमएलए 2002 का। ठीक है, तो वापस चलते हैं। तो ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। अगर ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, इसके बाद कुछ लॉज होने चाहिए जिन्हें इंप्लीमेंट इसे करना है, तो वो होता है आपका फैमा और पीएमएलए। ठीक है, फेमा और पीएमएलए। ऑलराइट, जो एक चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए इन एक्ट्स की। ठीक है, कई बार फेमा की फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, पीएमएलए की फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी। ठीक है, और फिर आपको कई सारी फुल फॉर्म्स में चूज करना पड़ता है। ठीक है, करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, और ठीक वैसे ही पीएमएलए का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ऑलराइट, सेकंड चीज यहाँ पे ये है कि इनका जो पासिंग ईयर है वो आपको पता होना चाहिए। फेमा जो पास हुआ था वो 1999 में पास हुआ था। ऑलराइट, पीएमएलए जो था वो 2002 में पास हुआ था। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या एक्सपेक्ट आप कह सकते हो। और आप बात करेंगे 1999 की, तो ये था आपका जो कारगिल वॉर के लिए भी मशहूर है। ठीक है, तो ये शायद आपका इसमें कनेक्टेड नहीं हो सकता, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम इस कंट्री के सिटीजन हैं। ऑलराइट, जो ईडी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनका ऑब्जेक्टिव्स पहले से ही क्लियर होते हैं, उनकी क्लैरिटी होती है वर्क में। ठीक है, ये डिजाइन होते हैं किसी किसी स्पेशल चीज के लिए। और हम बात करें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, तो इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका, वो है कॉम्बैट इकोनॉमिक ऑफेंसेस, फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। ठीक है, जिनकी क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस और हो सकती हैं और ये कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी थ्रेटन करती हैं। हम बात करें इसकी, तो मैं आपको बताता हूं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको कनेक्टिव चीजें भी दूंगा ताकि आप पास से भी इसे कनेक्ट कर पाए। ऑलराइट, अगर हम बात करें इंडिया की, ऑलराइट, तो इंडिया जो है एंशियंट टाइम से वो एक ओपन मार्केट रहा है। ओके, अरब्स के टाइम से, तुर्क्स के टाइम से, यूरोपियंस के टाइम पे, और उसके बाद ब्रिटिशर्स के बाद में, ये सभी ने इंडिया में आके व्यापार किया डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में। लेकिन एक चीज जो कॉमन थी वो ये थी कि इन सब ने किया बिजनेस और ट्रेड। ठीक है, इंडिया में। ऑलराइट, और एक चीज जो कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी, जो अरब, तुर्क्स और यूरोपियन से डिफरेंट है, वो है जो मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन बताई भी थी, मनी मार्केट। आप इस चीज को याद रखिएगा, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने
स्पेशली मनी मार्केट को एनफोर्स किया था, ठीक है, जो मनी सिस्टम को डायरेक्टली लेके आए थे। हाउएवर जो कॉइन्स और करेंसी थी वो इंडिया में पहले से भी थी, लेकिन जो ग्रेट एम्फेसिस दिया गया इन पे वो इनके द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड था, जो स्केल था, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ज्यादा था। ऑलराइट। और इस टाइम पीरियड में 1947 तक जब इंडिया जो था उसको इंडिपेंडेंस मिलती है, ऑलराइट, इंडिया टोटली ट्रांसफर्ड हो गया था बार्टर सिस्टम से मनी मार्केट में, ऑलराइट, जो कि बहुत इंप्रेसिव था इकोनॉमी के लिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ 1947 से 1991 तक बेसिकली एक चीज यहां पे हुई और काफी क्रिटिकल थी। इंडिया जो था वो इकोनॉमी नहीं था, ओपन इकोनॉमी नहीं था बेसिकली, आप कह सकते हैं। हम अलाउड नहीं करते थे आउटसाइडर्स को इंडियन मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए, या इंडियन कंपनीज को इजिली परमिशन नहीं थी फॉरेन प्लेयर से एंगेज होने की। ऑलराइट। लेकिन 1980 से यहां पे एक चेंज देखने को मिलता है जियोपॉलिटिक्स में और इंडियन डेमोग्राफी में भी। 1980s के बाद से यहां पे हवाला सिस्टम की शुरुआत हुई और आप कह सकते हो कि इंडिया जो था उसने सबसे पहली बार आतंकवाद या टेररिज्म की शुरुआत देखी थी, ठीक है, 1980 से। और आप ये भी कह सकते हैं कि ऑपरेशन ब्रास टैक्स है जो इंडियन आर्मी लॉन्च किया था इसी टाइम पीरियड पे, और ये कह सकते हो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल ऑपरेशन भी था इंडियन आर्मी का, ठीक है, या इंडियन मिलिट्री का। ऑलराइट। ये लॉन्च हुआ इसी टाइम पीरियड पे। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे, मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको क्लियर कट पिक्चर मिल जाए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। तो जब हवाला सिस्टम स्टार्ट हुआ इंडिया में, और हवाला जो था वो डायरेक्टली मनी मार्केट से कंट्रोल होता था, ऑलराइट। तो क्या होता है 1980s में यहां पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसको हम कई बार एलपीजी भी कहते हैं। 1991 में बेसिकली पॉलिसी लॉन्च हुई थी, लिबराइजेशन, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ऑलराइट। ये जो तीन फैक्ट्स है एलपीजी के, ये इंट्रोड्यूस हुए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के थ्रू। लेकिन हमने यहां पे दो मेजर पार्ट्स देखने हैं, लिबराइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। पहली बार इंडियन मनी मार्केट जो था वो ओपन हुआ फुली तरीके से फॉरेनर्स के लिए, आउटसाइडर्स के लिए, ऑलराइट। उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने का मौका दिया गया। लेकिन इसी टाइम पीरियड में एक चीज होती है कि हम लोग जो थे वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को फेस कर रहे थे, जिसका मतलब हुआ ब्लैक मनी को, या फिर कहें कि उसका इस्तेमाल हुआ टेरर फंडिंग में, बाकी चीजों में, ठीक है, इसी टाइम पीरियड के दौरान। और आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस देखने को मिल सकती हैं, तो हमने यहाँ पे मेंशन भी कैसे, और एक कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को थ्रेटन करता है बेसिकली। तो इसी टाइम पीरियड में एक और चीज होती है कि हम इकोनॉमी को बंद भी नहीं कर सकते थे क्योंकि हम उस कंडीशन में नहीं थे, लेकिन हमें ये एक्टिविटीज भी रोकनी थी जो चल रही थी साइमल्टेनियसली। ऑलराइट। तो इसीलिए क्या होता है, ईडी जो था वो पिक्चर में आया, और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ये था, इकोनॉमिक ऑफेंसेस को काउंटर करना, ठीक है, जो कि इकोनॉमी को थ्रेटन कर रहे थे, खतरे में डाल रहे थे। तो अब मुझे लगता है कि आपको कुछ आइडिया लग गया होगा ईडी के रोल का, और ईडी क्यों इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के लिए और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी। ऑलराइट। अगर हम बात करें स्टैब्लिशमेंट की, तो ईडी जो था वो स्टैब्लिश होता है आपका 1956 में। ऑलराइट। उसका नाम जो था वो था उस टाइम पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, ऑलराइट। और इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स में।
ऑल राइट। जो डायरेक्टर इन्फोर्समेंट था इस टाइम पे, जिसको स्टैब्लिश किया गया 1956 में, वो था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का पार्ट। और यही चीज मैंने आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर्स में भी, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ही थी। उसके बाद सेकंड चीज हमें याद रखनी है, इसकी दो ब्रांचेस थी जब स्टैब्लिश हुआ था, एक थी बॉम्बे में और दूसरी थी कोलकाता में। ऑल राइट। जो ये थी, इसके बाद में हमने इसका नाम चेंज करा रिकॉन्स्टिट्यूट के बाद, और ये हो गया आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मई 1956 में। ऑल राइट। और यही चीम चीज एक और यहां पे हुई कि जब ये रीनेम हुआ, इसको हमने डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ट्रांसफर कर दिया, ताकि दो चीजें यहां पे क्लियर हो जाए। पहली कि ये स्टैब्लिश हुआ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर स्टैब्लिश हुआ था, और जब इसको रीनेम किया गया तो इसको एनफोर्सिंग यूनिट से डायरेक्ट एनफोर्समेंट कर दिया गया और इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर डाल दिया गया। ऑल राइट। और फिर आपने देखा कि एक नया ऑफिस स्टैब्लिश हुआ, वो हुआ कहाँ? मद्रास में। ऑल राइट। जिसे आजकल हम चेन्नई के नाम से भी जानते हैं, और ये तमिलनाडु की कैपिटल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास जूरिस्डिक्शन। ठीक है, जो ईडी है वो ऑपरेट करता है थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, और इसकी अथॉरिटी है इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑफेंसेस को जो कि कंट्री के टेरिटरी में कमिटेड होते हैं। हालांकि इसका जो प्राइमरी फोकस है वो है उन ऑफेंसेस के साथ में जो कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। अब यहां पे एक चीज है जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हमने पता करा कि ईडी ऑपरेट करता है थ्रू आउट द इंडिया। ऑल राइट। जैसे कि अगर ये इंडियन टेरिटरी है, मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूं तो प्लीज इसको एक बार एज्यूम कर लीजिएगा। ठीक है, ईडी जो है थ्रू आउट द कंट्री ऑपरेट कर सकता है, लेकिन बेस क्या है इसका? जो इसका बेस क्या है इसके पीछे का, वो मेन क्वेश्चन है। तो किस बेसिस पे ईडी जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है अपना जुरिस्डिक्शन को? तो आंसर है इसका फेमा 1999, पीएमएलए 2002। ऑल राइट। तो ये दो एक्ट हैं जो बेसिकली पावर प्रोवाइड करते हैं ईडी को, ताकि वो जुरिस्डिक्शन को ऑपरेट कर सके थ्रू आउट द कंट्री। और एक और चीज है यहां पे, वो है फेरा। ठीक है, जो आपका आया था 1947 में। फेरा क्या है? फेरा जो है बेसिकली आपका, उसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट 1947। ऑल राइट। जब ईडी जो स्टैब्लिश हुआ था 1956 में, और कहें कि बहुत ही प्रिसाइसली या स्पेसिफिकली बात करें तो 1 मई 1956 को जब स्टैब्लिश हुआ था, तो उस टाइम पे उसको फेरा के अंडर ही स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट के अंदर। लेकिन बाद में इसको वापस से चेंज किया गया इसकी पावर को, और इसको फैमा 1999 और पीएमएलए 2002 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया। ऑल राइट। और आज ये दो जो एक्ट्स हैं, ये बेसिकली पावर हाउस हैं ईडी के लिए, ताकि वो ऑपरेट कर सके थ्रू आउट द इंडिया। ऑल राइट। तो याद रखिएगा, ईडी जो है बेसिकली उसकी जुरिस्डिक्शन बेस जो है वो बेसिकली इन दो एरियाज की वजह से ही है। ऑल राइट। इसके बाद हम बात करें मैंडेट की। ईडी का जो प्राइमरी मैंडेट है वो है एनफोर्स करना प्रोविजंस को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के। ऑल राइट। ये जो एजेंसी, ये जो मेन एक्ट है, ये है पावर सोर्स डायरेक्ट एनफोर्समेंट के, जो मैं आपको बता चुका हूं। ये एजेंसी इंश्योर करती है कंप्लाइंस इन एक्ट के साथ में, और इन्वेस्टिगेट करती है वायलेशन को जो कि रिलेटेड है फॉरेन एक्सचेंज से, हवाला ट्रांजैक्शन से, ब्लैक मनी से, या फिर कहें मनी लॉन्ड्रिंग से। ओके, तो हमने कुछ नए वर्ड सीखे यहाँ पे। फॉरेन एक्सचेंज हो गया, हवाला ट्रांजैक्शन हो गया, ब्लैक मनी हो गया, और मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। तो इनका मतलब क्या होता है?
ये मेन क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि एक के बाद एक। पहला है हमारा फॉरेन एक्सचेंज। ओके, सो ये सिंपल मतलब होता है इसका कि जो ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे फॉरेन करेंसी के साथ में, जो ट्रांजैक्शनल ट्रेड होते हैं फॉरेन करेंसी के साथ में, ऑलराइट। और क्योंकि फॉरेन करेंसी जो होती है वो होती है बाइंग ऑन सेलिंग में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिमांड और सप्लाई जो है इनकी काफी ज्यादा होती है मार्केट्स में, ऑलराइट। जैसे कि उदाहरण लेते हैं हम कि अगर इंडियन रुपी जो है वो हाई सप्लाई में है और जो डिमांड है वो लो है, तो क्या होगा, जो वैल्यू है रुपीस की वो कम हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको प्री लेक्चर्स में बताया भी था। ठीक वैसे ही अगर रुपीस जो है वो आपके लो सप्लाई में है लेकिन जो इनकी डिमांड है वो काफी हाई है, तो क्या होगा, जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अनकंट्रोलेबल तरीके से होगा तो ये जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा अनकंट्रोल हो जाएंगे। तो ये पहला टास्क होता है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास हवाला ट्रांजैक्शंस। तो बेसिकली हवाला ट्रांजैक्शन होता है वो रिलेटेड होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। तो अगर हमारे पास 100 करोड़ हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम में से किसी के पास 100 करोड़ रुपए हैं और यदि हमें इसको ट्रांसफर करना है इंडियन टेरिटरी में, लेकिन हमें टैक्सेस पे नहीं करने हैं और हमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना है इसका, तो क्या होगा यहां पे, तो हम इसे बैंक्स की वजह क्या करेंगे, इसको पहले हम डिवाइड करेंगे छोटे छोटे हिस्सों में, जैसे कि 1 करोड़ में, और हम इसके 100 ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, और ये सिर्फ एग्जांपल है और ये काफी ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, वैल्यू जो है वो चेंज भी हो सकती है, ऑलराइट, क्योंकि हवाला ट्रांजैक्शन जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है जब ये फाइनेंशियल पे आता है, तो ऑलराइट। तो अगर कोई 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रहा है इंडियन टेरिटरी में और ये अमाउंट काफी बड़ा है, तो ये आसानी से ट्रैक हो सकता है। लेकिन अगर इसी अमाउंट को हम डिवाइड कर दें 100 ट्रांजैक्शंस में 1-1 करोड़ के, तो क्या होगा, जो फ्लो है वो ट्रैक नहीं हो सकता। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, उनको प्रॉब्लम होगी इस ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने में, क्योंकि बिलियंस और इवन द ट्रिलियंस ट्रांजैक्शंस थ्रू आउट द कंट्री होते हैं पर डे, तो ये पॉसिबल नहीं है उन्हें ट्रैक करना, ऑलराइट। तो इसी वजह से इन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये है सेकंड टास्क, ऑलराइट। थर्ड टास्क की हम बात करें तो वो होता है ब्लैक मनी। सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, जो टैक्स, जिस मनी पे हम टैक्स पे नहीं करते, बेसिकली वो ही ब्लैक मनी होता है, ऑलराइट। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है कि हम जब इस ब्लैक मनी को कन्वर्ट करते हैं व्हाइट मनी में, ऑलराइट। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल के थ्रू कि ये एक एग्जांपल है, यहां पे मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, ये बस एक एग्जांपल है, ऑलराइट। ओके, तो ये अगर एक कोई पर्सन है जिसके पास 10 करोड़ रुपए है, ठीक है, ब्लैक मनी के तौर पे, जो सबसे बेस्ट तरीका है मनी को इन्वेस्ट करने का या कन्वर्ट करने का उसे व्हाइट मनी में, तो वो ये है कि आप एनजीओ को डोनेट कर दो। ठीक है, आप डोनेशन के तौर पे दिखा दो ट्रांजैक्शन को। सेकंड, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, आप ट्रांजैक्शन को दिखाइए एज अ इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट। सेकंड है वो है टूरिज्म, तो आप होटल्स में, बसेस में, ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करते जाए। ठीक है, तो कि ताकि आपका जो ब्लैक मनी है वो कन्वर्ट हो जाए व्हाइट मनी में। क्यों, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये आपके सेफ पैसेज होते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्लैक मनी के लिए। तो इस इन काइंड ऑफ थिंग्स को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग फोर्थ और थर्ड टास्क को कंसीडर करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म की बात करें तो बेसिकली ईडी के पास पावर्स हैं इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करने के लिए, नोटिस इशू करने के लिए, कंडक्ट सर्च करने के लिए, सीजर ऑपरेशंस के लिए, असेट्स को फ्रीज करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए लीगल प्रोसीडिंग्स को किसी भी इंडिविजुअल्स के और एंटिटीज के, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व थे इकोनॉमिक ऑफेंसेस में और मनी लॉन्ड्रिंग में।
ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसका आंसर हमें चाहिए। ठीक है, जो ईडी है वो इस तरह की चीजें कर सकती है, जिसका मतलब हुआ कि इसके पास अपना एक्ट है और पावर है। ठीक है, तो इसका कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर कहें लीगल बैकिंग होनी चाहिए। इसी वजह से ये एनेबल होता है इतनी सारी चीजों को कैरी आउट करने के लिए। और जो बेसिक डेफिनेशन थी की नेशनल इंस्टीट्यूशन की, वो भी यही थी। तो ये एक्ट्स क्या है या पावर्स क्या है? ठीक है, फर्स्ट है हमारा सेक्शन 15, सेकंड है हमारा सेक्शन 16, थर्ड है हमारा सेक्शन 50। ऑलराइट, तो ये जितने भी सेक्शंस हैं ये बिलोंग करते हैं एक एक्ट को, पीएमएलए को, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को। ऑलराइट, और इससे हमारा क्या मतलब हुआ इन सेक्शन से? चलिए इन्हें अंडरस्टैंड करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है हमारा सेक्शन 15। ठीक है, सेक्शन 15 जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पावर देता है सीज करने के लिए किसी भी प्रॉपर्टी को। टू सीज एनी प्रॉपर्टी। ऑलराइट, सेक्शन 16 जो है हमारा, सॉरी ये जो था 16 था। ऑलराइट, सेक्शन 15 जो है ये बेसिकली आपका एम्पावर्ड करता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को सर्वे कैरी आउट करने के लिए, और आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस को या सर्च को कैरी आउट करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा सबसे पावरफुल सेक्शन, सेक्शन 50। ये क्लियरली स्टेट करता है कि ईडी जो है वो could directly seize or arrest or surveyed anybody or any location without any summon और लीगल नोटिस, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर होता है आपका। ठीक है, तो ये जो पर्सन है अगर इसको ईडी चार्ज करता है फाइनेंशियल फ्रॉड के तौर पे, ठीक है, ये जो इंसान है कुछ गलत कर रहा था। ऑलराइट, तो जो मैटर है वो ईडी के पास आता है। ठीक है, तो ईडी क्या करेगा? ईडी लीगल नोटिस इशू करेगा या समन इशू करेगा, उसको बोलेगा ईडी के पास आने के लिए, और उसके बाद क्या होगा, जो क्वेश्चन राउंड है वो चलेंगे, और ईडी को लगता है अगर कि यहां पे कुछ भी नहीं है तो इसको छोड़ दिया जाएगा। अगर ईडी को लगता है कि हाँ इसने जानबूझ के कुछ गलत किया है, तो ईडी यहां पे इन्वेस्टिगेशन और सर्वे को कैरी ऑन कर सकता है। ऑलराइट, लेकिन सेक्शन 50 जो है क्लियरली ये स्टेट करता है, बताता है अगर ईडी कैरी ऑन करना चाहता है इन्वेस्टिगेशन को किसी पे भी, तो वो डायरेक्टली कर सकता है, किसी भी लीगल नोटिस के बिना, समन के बिना, या फिर किसी भी इन्वेस्टिगेशन के बिना। तो ईडी डायरेक्टली इसकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है, इसको अरेस्ट कर सकता है। तो ये था आपका पावर प्रोवाइडिंग जो कि ईडी को मिली हुई है। ऑलराइट, फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन विद अदर एजेंसीज की। ठीक है, ईडी जो है कोलैबोरेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है काफी अलग एजेंसी साथ में भी जो लॉ एनफोर्समेंट में इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो इंडिया की बात हो या इंटरनेशनल की बात हो, ताकि वो कॉम्बैट कर सके फाइनेंशियल क्राइम्स को क्रॉस बॉर्डर डायमेंशंस पे। ठीक है, इंटरनेशनली जो मेन पार्टनर है हमारा वो है FATF। ठीक है, जिसका मतलब है फाइनेंशियल एक्शन एंड टास्क फोर्स। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन एंड टास्क फोर्स। ऑलराइट, और जब हम बात करते हैं इंडियन एजेंसीज की, जैसे कि सीबीआई हो गया आपका, CIC हो गया आपका, CVC हो गया आपका, और बाकी हो गए आपके जैसे कि RBI,
एसबीआई हो गया या बाकी बैंक यूनिट्स हो गए, ठीक है। तो जितनी भी एजेंसीज हैं ये सब कोऑर्डिनेट करती हैं ईडी के साथ में, ऑलराइट। ये क्लोजली कार्य करता है विद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ में और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि इंटरपोल के साथ में, ताकि इंफॉर्मेशन को और एविडेंस को गैदर कर सके। साथ ही साथ एफएटीएफ के भी। और जब भी ईडी किसी भी इन्वेस्टिगेशन को ऑर्गेनाइज करता है तो उसके पास पावर होती है सिविल कोर्ट की, जिसका मतलब हुआ ये लीगल नोटिस इशू कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है किसी को भी, और इसी के साथ साथ क्वेश्चनिंग राउंड्स भी कैरी ऑन कर सकता है। तो ये था आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ऑलराइट। तो इस लेक्चर में हमने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ में। तब तक आप इन सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज कर लीजिए जो हमने यहाँ डिस्कस की है, और अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। इस नोट के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।